नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और इसमें अपन पढ़ेंगे आज संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोतों के बारे में अपन बात करें तो अपना जो संविधान है वो 66 देशों से लिया गया है। कितने देशों से लिया गया है? 66 देशों से। भारतीय संविधान है वो 66 देशों से लिया गया है। अपन ने या संविधान सभा के निर्माताओं ने 66 देशों की यात्राएं की और यात्रा करके 66 देशों से मांग मांग के लिया कि भाई जी दो निकी तो दो भाई जी। यहाँ से अपन बात करें तो 66 देशों की यात्रा करने में और संविधान को बनाने में जो कुल लागत आई थी वो आई थी 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए की लागत। अगर एग्जैक्ट अपन बात करें ये तो लगभग आंकड़े 64 लाख के हैं। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 63,96,729 रुपए की लागत आई थी। कुल कितनी लागत आई? 63,96,729 रुपए संविधान को बनाने में लगे थे। यहाँ से हम और बात करें तो 66 देशों से लिए जाने के कारण संविधान को कहते हैं उधार का थैला। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। इसके अलावा और अपन यहाँ से बात करें तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे अधिकांश सदस्य वकील थे। अधिकांश सदस्य कौन थे? वकील। और अधिकांश सदस्य वकील होने के कारण भारतीय संविधान को इस प्रकार निर्मित किया गया कि संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। वकीलों का स्वर्ग, हेवन ऑफ एडवोकेट्स। भारतीय संविधान को कहते हैं वकीलों का स्वर्ग। अब अपन यहाँ से बात करेंगे कि किस देश से क्या लिया गया। तो अपन 66 देशों की बात तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुख्य तौर पे अगर हम बात करें तो 7 या 8 देशों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि मुख्य चीज़ें जो 8 या 7 देशों से ली गई हैं वो कौन कौन सी चीज़ें अपने संविधान में अपनाई गई हैं, जहाँ से अपने को क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो अब धीरे धीरे बात करते हैं। यहाँ से देखो मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर भारतीय संविधान पे किसी ने छोड़ा है तो वह ब्रिटेन का संविधान। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से किस देश के संविधान ने भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है, तो वो आता है ब्रिटेन का संविधान। और अगर ऑप्शन में अगर आपको ब्रिटेन का संविधान नहीं मिले तो वो आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बनाया गया था उसमें 451 अनुच्छेद थे, जिनमें से 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में हूबहू लिए गए हैं। इसके बारे में मैंने आपको जब अपन संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे और संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो अधिनियम पढ़े थे उनमें भी अपन ने बातें की थी। अब अपन एक एक देश के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान, तो इस संविधान ने सबसे ज्यादा छाप छोड़ी है, सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। भारतीय संविधान को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अब प्रभावित किया तो ब्रिटेन के संविधान से अपन ने लिया क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था अपन ने जो अपनाई है वो ब्रिटेन के संविधान से अपनाई है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम बात करें तो संसद की कार्य प्रणाली, संसद के सदन, जो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के अंग जिनमें लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ अपन राष्ट्रपति को भी इंक्लूड करते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था पूरी की पूरी जो अपन ने अपनाई है वो कहाँ से अपनाई है? ब्रिटेन से। क्योंकि ब्रिटेन को संसदों की जननी कहते हैं। ब्रिटेन की जो संसद है उसे संसदों की जननी कहा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था के बाद में अपन बात करें तो औपचारिकता के रूप में राष्ट्रपति का पद। औपचारिकता के रूप में राष्ट्रपति का पद। अब देखो औपचारिकता के रूप में कैसे, एज ए फॉर्मेलिटी राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। कैसे प्रभावित है कि ब्रिटेन का सम्राट
ब्रिटेन का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति दोनों की स्थिति समान है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में शासन व्यवस्था सम्राट के नाम पे चलती है, लेकिन सम्राट की शक्तियों का वास्तविक तौर पे जो प्रयोग किया जाता है वो वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार भारत की जो शासन व्यवस्था है वो राष्ट्रपति के नाम पे चलती है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों का जो वास्तविक तौर पे प्रयोग किया जाता है वो अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। तो दोनों की कार्य प्रणाली एक समान होने के कारण अपन कह सकते हैं कि औपचारिकता के रूप में राष्ट्रपति का जो पद है वो अपन ने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है। इसके बाद में अपन बात करें तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया यानी कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार से कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान में अपनाई गई है, सेम वही प्रक्रिया अपने भारतीय संविधान में भी अपनाई गई है। इसलिए विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। इसके बाद में अपन बात करें तो एकल नागरिकता, ये अच्छा प्रश्न है। एकल नागरिकता, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का क्या किया गया है? प्रावधान। यहां से देखो कई बार पूछा जाता है कि आप किस आधार पर यह दावा कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। किस आधार पे आप यह दावा कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं? इसके लिए आपके पास क्या प्रमाण है? तो आपको कुछ अधिकार हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा अधिकार है मतदान का अधिकार। कौन सा अधिकार है? मतदान का जो अधिकार है, इस अधिकार के तहत आप दावा कर सकते हैं कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, तो आप भारत के नागरिक हैं। अब देखो अपने यहाँ पे दो प्रकार के सर्टिफिकेट बनते हैं। एक बनता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिसे अपन बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। तो वो तो बनता है आपका अपने राज्य का। जैसे आप राजस्थान से हैं तो आप राजस्थान के नागरिक नहीं है, आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। राजस्थान के क्या है? मूल निवासी। और नागरिक आप हैं भारत के। नागरिक आप कहाँ के? भारत के। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम का जब फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो वहां अपने से राष्ट्रीयता पूछी जाती है, तो वहां पे भी अपन भारतीय लगाते हैं क्योंकि अपने पास नागरिकता कौन सी है? भारत की नागरिकता है। और यहाँ से अपन बात करें, थोड़ा सा कंपैरिजन करें अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान में एकल नागरिकता की जगह दोहरी नागरिकता अपनाई गई है। यूएसए का जो संविधान है वहां पे दोहरी नागरिकता अपनाई गई है। दोहरी नागरिकता देखो वहां पे कैसे अपनाई गई है कि वहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति पहले वहां के एक स्टेट का, एक राज्य का नागरिक है, उसके बाद में वो अमेरिकी संघ का नागरिक है। इस चीज का आप ध्यान रखें। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति, जैसे अमेरिका में कोई राज्य कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया का रहने वाला जो व्यक्ति है वो पहले वहां के राज्य का नागरिक है, और राज्य का नागरिक होने के बाद में वो अमेरिकी संघ का नागरिक है। यहाँ से मैं आपको एक प्रश्न और बताता हूँ, जैसे भारतीय संविधान में भारत के लिए भारतीय संघ और अमेरिका के लिए अमेरिकी संघ, दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन भारत के संविधान में संघ शब्द के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि अमेरिका के संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग है। कौन से शब्द का प्रयोग है? फेडरेशन। हालांकि अर्थ दोनों का एक ही है, फेडरेशन यानी संघ, यूनियन यानी संघ, फिर भी दोनों में एक मूलभूत अंतर है। फिर भी दोनों में क्या है? एक मूलभूत अंतर है। कैसे है? देखो मैं यहां से एक प्रश्न लिखता हूं, आप उस पर गौर फरमाना। प्रश्न मैं यहां से लिखता हूं, देखना क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पे लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? ऑप्शन नंबर 1, विनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ऑप्शन नंबर 2, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ।
ऑप्शन नंबर 3 विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, और ऑप्शन नंबर 4 अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। प्रश्न को गौर से पढ़ें और प्रश्न में दिए गए ऑप्शन है उनको गौर से ध्यान में रखें कि इनमें से भारतीय संघ के लिए भारत को क्या बताया गया है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारत इनमें से कैसा है। विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, इसका अर्थ यह होता है विनाशी राज्यों का मतलब आप भारत के राज्यों का विनाश कर सकते हो, इसके साथ साथ आप भारतीय संघ का विनाश कर सकते हो, यानी राज्य को आप तोड़ सकते हो, राज्य को आप तोड़ सकते हैं। सही बात है क्या? हम भारत के किसी भी राज्य को तोड़ सकते हैं क्या? किसी भी राज्य को तोड़ करके अपन नया राज्य बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। और एक राज्य के निर्माण का जो अधिकार है, राज्य के निर्माण का जो अधिकार है वो अपने यहाँ संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। देखो कड़ी से कड़ी जोड़कर अपन पढ़ेंगे तो जीके वो है बहुत जल्दी अपने याद होता है। तो अपन यहाँ से पढ़ते हैं कि राज्य के निर्माण का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। एक राज्य को तोड़ करके नया राज्य बनाने का अधिकार भी संसद के पास है, और राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास है। तो यहां से विनाशी राज्य यानी एक राज्य को अपन तोड़ सकते हैं। विनाशी राज्यों का विनाशी संघ यानी ऐसा संघ जिसमें राज्य को भी तोड़ सकते हैं और जिसमें अपने किसको तोड़ सकते हैं? भारतीय संघ को भी तोड़ सकते हैं, भारतीय संघ के भी टुकड़े कर सकते हैं। संघ के टुकड़े, संघ के टुकड़े करने का मतलब है कि आप भारत को तोड़कर एक अलग देश बना सकते हैं। तो क्या यह सुविधा अपने संविधान में दी गई है भारत को? दूसरा, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, आप राज्य को नहीं तोड़ सकते। अविनाशी राज्य का मतलब है आप राज्य को नहीं तोड़ सकते और राज्य के स्थान पे आप भारतीय संघ के टुकड़े कर सकते हो। राज्य को नहीं तोड़ सकते, आप संघ के टुकड़े कर सकते हो। तो क्या यह व्यवस्था की गई है? इसके अलावा 3 नंबर है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या भारत में भारतीय संघ में शामिल किसी राज्य को अपन तोड़ सकते हैं, किसी राज्य का अपन विनाश कर सकते हैं, लेकिन भारतीय संघ का अपन विनाश नहीं कर सकते, भारतीय संघ को अपन तोड़ नहीं सकते। या अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, आप भारत में संविधान के अनुसार इतनी शक्ति वहां पे दी गई है संविधान के द्वारा कि आप राज्य को भी नहीं तोड़ सकते और आप संघ को भी नहीं तोड़ सकते। तो इन चारों में से मैंने आपको समझा दिया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से भारतीय संघ के लिए कौन सी व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं भारतीय संघ को यहाँ पे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बताया गया है। तो 3 नंबर उत्तर है वो आपका सही हो जाएगा, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब ये हुआ कि आप भारत में किसी राज्य के टुकड़े कर सकते हो लेकिन भारतीय संघ के टुकड़े नहीं कर सकते। जैसा कि देखो आजादी के बाद में 1960 में बंबई प्रांत को तोड़ करके 2 राज्य बनाए गए, गुजरात और महाराष्ट्र। इसके अलावा अभी करंट में 2014 में आपका राज्य बनाया गया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को तोड़ करके। लेकिन भारतीय संघ को आप नहीं तोड़ सकते, भारतीय संघ के आप टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसके लिए भारतीय संविधान में भारतीय संघ के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि अमेरिका के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और इसका मतलब ये है कि अमेरिकी संघ के आप टुकड़े कर सकते हो जबकि अमेरिका में स्थित एक राज्य के आप टुकड़े नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में अंतर है। तो अपन बात कर रहे थे कि संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो अपन ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसके अलावा विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी अपन ने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से लिए है। इसके अलावा औपचारिकता के रूप में राष्ट्रपति का पद है और मंत्रिमंडल प्रणाली,
इन सब के अलावा मंत्रिमंडल प्रणाली और विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली और विधि का शासन। मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, जिस प्रकार की मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन में अपनाई गई है, जी ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है जिस आधार पे कार्य करता है उसी आधार पे कार्य करता है भारत का मंत्रिमंडल। और विधि का शासन यानी कानून के द्वारा जो शासन संचालित है या कानून की नज़र में सभी समान है, जो व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान में की गई है वही की गई है भारतीय संविधान में। तो ब्रिटेन के संविधान से अपन ने पढ़ लिया संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, औपचारिकता के रूप में राष्ट्रपति का पद। अब अपन बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान से अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अपन ने यहां से ग्रहण की है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जिसे बोलते हैं। अब अपन यहां से बात करें कि भारत ने मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से ग्रहण किए, लेकिन अमेरिका ने मौलिक अधिकार है वो कहाँ से ग्रहण किए? तो अमेरिका ने ग्रहण किए फ्रांस के संविधान से। कहाँ से ग्रहण किए? फ्रांस के संविधान से। यहाँ से हम बात करें कि फ्रांस ने कहाँ से लिए, तो फ्रांस ने लिए ब्रिटेन से। फ्रांस ने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन की जो संसद है वो मौलिक अधिकारों की जननी कही जाती है, क्योंकि आपको पता होगा 1215 में ब्रिटेन के जो सम्राट जॉर्ज प्रथम जो थे उसने अपने नागरिकों को एक श्वेत पत्र जारी करके कुछ अधिकार दिए थे, जिसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अधिकारों का मैग्ना कार्टा। और आपको पता होगा भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के अलावा हम बात करें तो यहाँ से अपन ने लिया है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लेने के बाद में हमें पता चला कि उपराष्ट्रपति का तो कोई काम ही नहीं, हमें से वेतन क्यों देंगे। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति का कोई भी वेतन ही नहीं होता, यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन की कोई व्यवस्था नहीं है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है वो किस रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति का पद लिया कहाँ से? अमेरिका से। संसदीय शासन व्यवस्था में भारत के अलावा किसी भी देश में उपराष्ट्रपति का पद वैसे है नहीं। उपराष्ट्रपति के अलावा अगर हम यहाँ से बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन अपन बात कर रहे थे सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन व शक्तियां, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियां जो अपन ने अपनाई है वो अपन ने अमेरिका के संविधान से अपनाई है। जिस प्रकार से अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के पास जो शक्तियां हैं वही की वही शक्तियां अपने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास हैं, उसी प्रकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ है। इसके बाद में अपन बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है यह सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। और सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त एक ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके तहत क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय में परिवर्तन कर सकता है, अपने द्वारा दिए गए निर्णय में परिवर्तन कर सकता है तथा किसी भी निर्णय को सबूत के रूप में, किसी भी निर्णय को सबूत के रूप में सुरक्षित रख सकता है, सबूत के रूप में सुरक्षित रख सकता है। यानी कि किसी भी मामले को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय सुनाया है तो उस निर्णय को आगामी समय के लिए स्रोत के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें अमेरिका के संविधान से तो अपने लिया महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया,
भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया काम में ली जाती है। और महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है महाभियोग की प्रक्रिया। और महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अपन ने जो ग्रहण किया वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अमेरिका के संविधान के बाद में अपन बात करते हैं कनाडा का संविधान। अगला देश अपना आता है कनाडा। कनाडा के संविधान से अपन बात करें तो कनाडा के संविधान से अपन ने लिया संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब है कि भारत जैसे विशाल क्षेत्रफल वाले देश में एक एकल सरकार द्वारा सभी शासन को संचालित रूप से चलाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या संघात्मक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान में अपनाई गई है, जिसके तहत शासन में शक्तियों का विभाजन किया गया और अलग अलग राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय जो सरकारें उनको अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई है ताकि शासन को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। और संघात्मक शासन व्यवस्था की जो व्यवस्था अपन ने ली है वो कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से। इसके अलावा अपन ने यहाँ से लिया है राज्यपाल का पद। कनाडा से और क्या लिया? राज्यपाल का पद। अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है कि राज्यपाल का पद है वो भारतीय संविधान में कहाँ से अपनाया गया है? तो राज्यपाल का पद है वो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। राज्यपाल के बारे में अपन बात करें तो राज्यपाल के बारे में भारत के जो विदुषी हुई है सरोजनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल की स्थिति सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान होती है। यानी जिस प्रकार की स्थिति सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया की होती है वैसी की वैसी स्थिति भारत में एक राज्य के राज्यपाल की होती है। क्यों होती है? क्योंकि राज्यपाल जो वो अपनी स्वेच्छा से कार्य नहीं करता। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है। और केंद्र सरकार की भी अगर हम बात करें तो यह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे काम करता है। बात अपन कर रहे थे यहाँ पे सरोजिनी नायडू की। तो सरोजनी नायडू के बारे में मैं आपको बताऊं, सरोजनी नायडू जो है वो भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल है। किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। और भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल रही है सरोजनी नायडू। और ये रही है उत्तर प्रदेश की। कहाँ की रही है? उत्तर प्रदेश की। और सरोजनी नायडू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो सरोजनी नायडू है। और अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो प्रथम महिला अध्यक्ष सीधा सीधा पूछा जाए तो अपना नाम आता है एनी बिसेंट। किसका नाम आता है? एनी बिसेंट का। लेकिन बात अगर ये की जाए कि प्रथम भारतीय महिला तो नाम आता है सरोजनी नायडू का। इसके बाद में अपन यहाँ से बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियां जो हैं। अवशिष्ट शक्तियां भी अपन ने कहाँ से अपनाई है? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि भारत में शासन का जो विभाजन किया गया है, शासन की शक्तियों का जो विभाजन किया गया है। और अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होता है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र प्लस राज्य दोनों के पास होता है। लेकिन अगर दोनों द्वारा बनाए गए कानून में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून है वो मान्य होता है। तो इनके अलावा इन सूचियों में जिन विषयों को रखा गया, इनके अलावा जो भी विषय बच गए उन विषयों को रखा गया अवशिष्ट शक्तियों में। किन में रखा गया है? अवशिष्ट शक्तियों में। और इन अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान ने अपन ने क्या क्या अपनाया इसके बारे में अपन बात करेंगे। आयरलैंड के संविधान के बारे में अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो अपन ने वहां से लिए वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें अपन बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जो अपन ने ग्रहण किए वो कहाँ से किए हैं? आयरलैंड के संविधान से।
तो देखो आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से अपन ने लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, जिनको बोलते हैं शॉर्ट में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये अपन ने कहां से ग्रहण किए हैं? आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली भी अपन ने कहां से ग्रहण की है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में निर्वाचन की पद्धति है, निर्वाचक मंडल है, ये सारी चीजें अपन ने कहां से ग्रहण की है? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। इसके बाद में अपना आता है जर्मनी का संविधान, जर्मनी का संविधान या जर्मनी का वीमर संविधान। जर्मनी के संविधान से अपन ने लिए हैं आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में आता है, जो 3 शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। तो आपातकालीन उपबंध अपन ने ग्रहण किए, वो कहां से ग्रहण किए? जर्मनी के वीमर संविधान से। लेकिन यहां से मैं आपको बता दूं, नोट लगा के आप एक बात याद रखना, वित्तीय आपात की जो व्यवस्था है, वित्तीय आपात जो लिया गया वो यूएस से यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो आपातकालीन उपबंध सीधा सीधा पूछा जाए तो जर्मनी का वीमर संविधान। लेकिन बात जब आती है वित्तीय आपात की, तो वित्तीय आपात अपन ने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अगला देश अपना आता है सोवियत रूस का संविधान, सोवियत रूस का संविधान। सोवियत रूस के संविधान के बारे में बात करें तो यहां से महत्वपूर्ण चीज अपन ने लिया मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य जो लिए गए वो कहां से लिए गए हैं? सोवियत रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करें तो मूल संविधान में इनकी संख्या थी 0, यानी मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसके बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11, क्योंकि आपको पता होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के पास से 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के पास ये अधिकार, उसका कर्तव्य है कि वह अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह एक बच्चे का मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य अपन ने जो अपनाए वो कहां से अपनाए हैं? सोवियत रूस के संविधान से अपनाए हैं। इसके बाद में सोवियत रूस के संविधान के बाद में अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपन ने लिया प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। तो प्रस्तावना की जो भाषा है, जब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसकी भाषा है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, ये जो भाषा अपन ने प्रस्तावना की ग्रहण की है वो कहाँ से ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा समवर्ती सूची है, 7वीं अनुसूची में वर्णित जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो अपन ने ली है वो कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र प्लस राज्य दोनों के पास होता है, और ये अपन ने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। इसके बाद में अपन बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का जो विभाजन अपन ने ग्रहण किया वो भी कहां से ग्रहण किया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद में अपन बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपन ने ली है संविधान संशोधन प्रणाली,
संविधान संशोधन प्रणाली। संविधान में संशोधन करने की या संविधान को संशोधित करने की जो प्रणाली है वो अपन ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई है। और संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 368 में। कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जापान का संविधान। जापान के संविधान के बारे में बात करें तो यहाँ से अपन ने ग्रहण किया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो अपन ने कहाँ से ग्रहण किया है? जापान के संविधान से। तो ये थे अपने संविधान के स्रोत जिनके बारे में अपन ने इस अध्याय में अध्ययन किया। इसके बाद में अपन अगले अध्याय में बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।